नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर बांरा से। अवैध बजरी खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बांरा में बजरी खदान ढहने से 10 से ज्यादा लोग दब गए। 3 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। दबे लोगों के लिए रेस्क्यू चल रहा है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अटरूर क्षेत्र में पार्वती नदी के पास ये हादसा हुआ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर बांरा से। अवैध बजरी खनन के दौरान बड़ा हादसा और ये तस्वीरें भी। हादसे के बाद 3 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों को, घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है, अस्पताल भर्ती करवाया गया है। पार्वती नदी के किनारे हादसा हुआ है अटरू क्षेत्र में। विपिन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, किस तरह यह हादसा हुआ, किस जगह यह हादसा हुआ, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, ये जो क्षेत्र है लगातार अवैध बजरी का अड्डा है। बड़े रूप से यहाँ अवैध रूप से बजरी का खनन चलता है, क्योंकि नदी का किनारा है और जो तलहटी का एरिया है यहाँ पर बजरी प्रचुर मात्रा में है। तो ऐसे में जो है बड़ा कमाई का जरिया अवैध खननकर्ताओं के लिए यह क्षेत्र होता है। आज भी जब इन मजदूरों के द्वारा यहाँ पर बजरी जब खुदवाई जा रही थी तो ये मजदूर नीचे तलहटी में बजरी की खुदाई कर रहे थे और ऊपर से जो टीला था बजरी का जो खदान है वो इनके ऊपर ढह गया। जिस वक्त काम कर रहे थे यहाँ पर करीब बताया जा रहे हैं कि 12 मजदूर इसकी चपेट में लगभग आए थे। हालांकि अभी रेस्क्यू जारी है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन जो है 3 यहाँ से 100 अब तक मजदूरों के निकाले जा चुके हैं, जिसमें से 1 महिला और 1 पुरुष और 1 युवक है। जो वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है, युवक भी इसमें था और ये निकाले जा चुके हैं। और वहीं जो है 4 घायल है उनको अब तक निकाला जा चुका है। उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है और गंभीर अवस्था में ही अटरू चिकित्सालय उनको भेजा गया है, जहाँ पर इनका इलाज जारी है। सुमित, विपिन, कौन लोग थे ये जो बजरी खनन करा रहे थे, क्या उनका पता चल पाया? और सवाल प्रशासन पर भी हैं, ना जाने ऐसी कितनी जगह होंगी जहां पर अवैध बजरी खनन चल रहा होगा प्रशासन की नाक के नीचे, और प्रशासन बेसुध है इन चीजों से। बिल्कुल, ये खान मंत्री का भी क्षेत्र है, बावजूद इसके जो यहाँ पर जो है प्रशासन जो है वो लगातार ढिलाई बरते हुए है। यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं, चाहे काली सिंध हो, पार्वती हो या परवन हो, लगातार यहाँ पर बजरी का खनन अवैध रूप से जारी रहता है। और ऐसे हादसे पहली बार नहीं है। बजरी खनन को यहाँ कई बार हत्याएं भी हो गई और इस तरह बजरी ढहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते वर्ष भी हुआ है और हाल में ही एक मर्डर भी हुआ है। तो बजरी कहीं ना कहीं लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है और लगातार जान लेती जा रही है। और ये जो ये खनन माफिया है, ये जो लगातार मजदूरों को आगे करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से ये बजरी है, इन मजदूरों को क्या कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? अब प्रशासन सिर्फ अभी तो यहाँ पर जेसीबी के द्वारा जो है रेस्क्यू कर रहा है और पहली जो प्राथमिकता है वो यही है कि अगर कोई अंदर दबा है तो उसकी पुख्ता हो जाए, सभी के उनको जिंदा निकालने की कोशिश की जा रही है। और यही है कि जैसे जैसे लोगों की अभी फिलहाल जान बचे, उसके बाद प्रशासन जो है ये कौन लोग थे, क्या थे, इन लोगों को किसने भेजा था, ये सारा डिटेल जो है अब ये हादसे के बाद ये जांच का विषय पुलिस के लिए कहीं ना कहीं होगा। अच्छा विपिन, आप इस तरह की तमाम खबरों को लगातार कवर करते आए हैं। क्या ये संभव है बिना किसी की मिलीभगत के खुलेआम इस तरह बजरी खनन करना? लगातार अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आती रही हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहा है प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी इन लोगों पर? बिल्कुल, कहना होगा कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, चाहे राजनीतिक कहिए या राजनीतिक के द्वारा प्रशासनिक दबाव जो है वो यहाँ के कर्मचारी या पुलिस है या खनन विभाग है उन पर बना हुआ है। क्योंकि मूक दर्शक होके लगातार इस तरह के खनन पर जो है वो अनदेखा करते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन वो जो खुद रूप से जिनसे किसी को नुकसान नहीं है, बाहर से गाड़ियां भर के आती है, उन पर सिर्फ दिखावटी तक ये कार्रवाई सीमित रहती है। लेकिन जहाँ पर अंदेशे हैं, जहाँ हमेशा हादसे रहते हैं, वहां पर जो है खान विभाग कभी न कार्रवाई नहीं कर पाता है, वहां पहुंच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं जो ऊपरी दबाव है या फिर कह सकते हैं कि मिली भगत भी यहाँ कई बार आशंका बनी रहती है। चलिए, शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो 12 से खबर है, ये तस्वीरें हैं। अवैध बजरी खनन के दौरान हादसा हुआ। 10 से ज्यादा लोग बजरी खदान ढहने से दब गए। 3 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। कल प्रदेश की सभी 247 कृषि मंडियां बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के आदेश के विरोध में ये मंडियां बंद रहेंगी। सरकार द्वारा जून में जारी आदेश को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। जयपुर मंडी में एकत्रित होकर व्यापारी प्रदर्शन करेंगे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की मंडियां भी बंद रहेंगी। अनिश्चितकाल बंद का भी निर्णय हो सकता है। खाद्य पदार्थ व्यापारी संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने जानकारी दी। दिनेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, किस चीज का विरोध है?
सुमित, देखिए जो विरोध है वो एक केंद्र सरकार के आदेश को लेकर है। जून महीने में ये कोई आदेश आया था और आदेश ये है कि जो जिन व्यापारियों की दुकानें मंडी के अंदर है उन पर मंडी टैक्स लग रहा है, लेकिन जो बाहर से व्यापार करते हैं वो उन पे किसी तरह का टैक्स नहीं है, साथ ही वो पूरे देश में फ्री होकर व्यापार कर सकते हैं। तो इससे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है कि व्यवस्था जो है वो दरअसल उल्टी होनी चाहिए थी। जो मंडी में जिनकी दुकानें हैं, जो टैक्स आदि भरते हैं, उन पर जो है उनको रियायत मिलनी चाहिए थी, जबकि रियायत जो है वो दूसरे लोगों को मिल रही है जो ना सरकार को जिससे कोई रेवेन्यू मिलता है और ना ही जो है रजिस्ट्रेशन जिन व्यापारियों का होता है। तो इसको लेकर आक्रोश है। यही वजह है कि कल पूरे प्रदेश में 247 मंडियां हैं, वो तमाम जो मंडियां हैं वो बंद रहेंगी। ना केवल राजस्थान में बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, इन राज्यों में भी मंडियां बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और ये तय किया गया है कि 23 अगस्त को एक मीटिंग होने वाली है खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की। उसमें अगर सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो अनिश्चित काल का बंद भी उसका भी निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। इसके साथ ही व्यापारी विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। कल 11 बजे कुकरखेड़ा जो मंडी है, राजधानी मंडी के नाम से जिसको जाना जाता है, वहां पर व्यापारी जुटेंगे और वहां पर विरोध प्रदर्शन करके अपना। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मार ली है, तो दूसरी तरफ साफ सफाई में जयपुर एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ और इस बार जयपुर 28वीं रैंक हासिल कर पाया है। साल 2019 में सर्वेक्षण में जयपुर को 44वां स्थान, 2018 में 39वां स्थान और 2017 में 215वां स्थान हासिल हुआ था। लेकिन हर बार जयपुर पहले पर या फिर टॉप 5 या टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाता। इसके पीछे क्या वजह है, हम बताते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो संसाधन की उपलब्धता है वो निश्चित रूप से इंदौर की तुलना में हमारे यहाँ अभी कम है और हम राज्य सरकार की सहायता से साथ ही साथ हमारे संसाधन जो हैं, वित्तीय संसाधन, उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो वित्तीय संसाधनों की एक बहुत दिक्कत पैदा जो नगर निकायों के अंदर हुई है, उसके कारण से बहुत समस्याएं कई तरह की उत्पन्न हुई हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था यहां सही नहीं है। क्यों जयपुर फिसड्डी साबित हो रहा है, देख लीजिए। अब तय समय पर कचरा लेने यहां पर नहीं आते हैं हुपर्स। आदतन सड़क पर ही कचरा लोग फेंकते रहते हैं। कचरा डिपो से समय पर भी नहीं उठाया जाता है। दोपहर तक सड़कों पर कचरे का ढेर लगा रहता है। जमा हुए कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया भी नहीं है। काफ़ी कम कचरे का निस्तारण यहाँ हो पाता है। शहर में रोज़ाना नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था नहीं है। रोज़ शहर में नाइट स्वीपिंग नहीं होती है। पत्तों से कंपोस्ट का काम सुचारू नहीं है। कंपोस्ट बनाने वाली मशीनें भी काम नहीं करती। राजधानी में अतिक्रमण की भी भरमार है। तो क्या वजह है, क्यों नहीं जयपुर बाजी मार पा रहा है? बाजी तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, टॉप 10 में भी जयपुर जगह नहीं बना पा रहा है। क्यों हम स्वच्छ नहीं हैं, क्यों हम साफ नहीं हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं इस बात को, सफाई अभियान चला चुके हैं, बावजूद उसके जयपुर क्यों पिछड़ रहा है? इस मामले में ये कारण देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। ये कारण हम बार बार, ये वजहें हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था है लेकिन सही नहीं है। मॉनिटरिंग सही नहीं हो पाती है उसकी। तय समय पर हुपर्स कचरा लेने नहीं आते हैं। लोग इंतजार करते रहते हैं लेकिन समय पर कचरा नहीं लेने आते हैं। और लोगों की भी थोड़ी लापरवाही है। लोग आदतन कचरे को सड़कों पर फेंक देते हैं। जिम्मेदारी आम इंसान की भी है। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है, व्यवस्था की नहीं है। आम इंसान की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो अगर अपना ले, वो अगर फॉलो करने लगे तो शायद ऐसी व्यवस्था
ना हो, कचरा ऐसी तस्वीर ना दिखाई दे। कचरा डिपो से समय पर कचरा नहीं उठाया जाता है, दोपहर तक कचरे का ढेर सड़कों पर ही पड़ा रहता है। निस्तारण की प्रक्रिया नहीं है कचरे की, और काफी कम कचरे का निस्तारण हो पाता है। नाइट स्वीपिंग की भी व्यवस्था नहीं है, रात में साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। रोजाना शहर में नाइट स्वीपिंग नहीं होती है। पत्तों से कंपोस्ट का काम भी सुचारू नहीं है, मतलब हर जगह लापरवाही। चलिए, दीपक व्यास और महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक, एक बार पूरी डिटेल बता दीजिए और ये भी साथ में बता दीजिए क्यों जयपुर पिछड़ रहा है। देखिए सुमित, हम कोई भी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जयपुर में विधानसभा के ठीक पीछे की वाली जो रोड है वहां पर अभी मैं मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो शाम के करीब 4:15 बजने को है, यानी कि 4 बजे के बाद का वक्त है और यहाँ पर अभी भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये ठीक यदि बात की जाए तो ये तस्वीर है विधानसभा के ठीक पास में जो एमएलए क्वार्टर बने हुए हैं, उस एमएलए क्वार्टर के लगती हुई दीवार, यानी उसकी जो बाउंड्री है उसके ठीक बाहर की। अब आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर राजस्थान के माननीय विधायक रहते हैं, उन माननीय विधायकों के घर के बाहर की ऐसी स्थिति है, तो जयपुर इंदौर से मुकाबला आखिर कैसे कर पाएगा। और यही वजह है कि लगातार जयपुर टॉप 10 में, टॉप 5 में जगह नहीं बना पाता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। इस बार जयपुर को 28वीं रैंक मिली है। जयपुर को इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अधिकारियों के लिए इस बात की खुशी का अंदाजा नहीं है। उन्हें लगता है कि पहले 44वीं रैंक थी, उससे पहले 39वीं रैंक थी, उससे ठीक पहले 2017 में 215वीं रैंक जयपुर की थी। लेकिन यदि आज की बात की जाए तो वो इस बात को लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं कि उनकी 28वीं रैंक आ गई है। लेकिन यहाँ पर खुश होने की बात नहीं है, बल्कि एक चिंता का विषय कि लगातार आप सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहने की बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके टॉप 10 में जगह जयपुर नहीं बना पाता है, इंदौर का मुकाबला नहीं कर पाता है और लगातार इंदौर चौथी बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बन जाता है। यदि बात लापरवाही की जाए, बात की जाए कि आखिर क्यों जयपुर सफाई के अंदर पिछड़ता है, तो उसका सीधा सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो काफी बद से बदतर है। डोर टू डोर सफाई व्यवस्था की शुरुआत जयपुर में हो चुकी है, लेकिन जो बीवीजी कंपनी है जिसके पास डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम घरों से करने का है, वो कचरा संग्रहण करने के लिए समय पर नहीं पहुंचती है। कभी हुपर जो जयपुर के इलाकों के अंदर सुबह 9 बजे पहुंच जाएगा, कभी सुबह 11 बजे तक जो हुपर है वो कचरा लेने के लिए नहीं पहुंचता है। इसके ठीक यदि आप बात की जाए तो जो डिपो से कचरा उठाने का काम है वो नहीं उठा पाते हैं समय पर नगर निगम के वाहन। ऐसे में जब आदमी अपने घर के अंदर या फिर कोई भी शहर का जो रहने वाला व्यक्ति है, शहरवासी है, वो डस्टबिन के अंदर अपने कचरे को डस्टबिन के अंदर भरकर इंतजार करता रहता है सुबह 8 बजे से कि कब गाड़ी आएगी, कब ऊपर आएगा और उसके अंदर वो इसको खाली करेगा। कई बार सुबह के 11-12 बज जाते हैं, लेकिन जो गाड़ियां वो आती नहीं है। शहर के जो बाशिंदे वो भी कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। यदि गाड़ी एक दिन नहीं आती है तो वो उसे सड़क पर खाली करते थे, जबकि जरूरत इस बात की है यदि गाड़ी उनके पास ऊपर नहीं आता है तो उस कचरे को उन्हें रखना चाहिए अपने डस्टबिन के अंदर और दूसरे दिन जब गाड़ी आए तो उस दिन उसे खाली करे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर कचरे की नहीं है, बल्कि दूसरी भी कई चीजें हैं। शहर में जो पार्क है उसके अंदर जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं उसे कंपोस्ट बनाने की बात है। उस कंपोस्ट मशीनें उसके लिए लगाई गई थी, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में एक निश्चित जो नंबर्स हैं वो इसके भी मिलते हैं, मार्क्स इसके भी मिलते हैं। वहां पर जो कुछ सालों पहले जब अशोक लाहोटी जयपुर के मेयर थे, उनके दौर के अंदर सन 2017 और 18 के अंदर ये मशीनें लगाई गई थी, लेकिन बाद में वहां पर भी वही ढाक के 3 पात नजर आए। कुछ वक्त से वहां से मशीनें पार्कों से गायब है। यदि कहीं पर लगी हुई है तो वो चालू हालत में नहीं है, महंगी दर पर मशीनें जो थी वो लगा ली गई थी। तो ऐसे में स्थितियां काफी खराब है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो नाइट स्वीपिंग जो है वो शहर में कुछ एक इलाकों में हो रही है, फिलहाल कुछ समय से वापस शुरू की गई है, लेकिन प्रॉपर पूरे शहर में जिस तरीके से नाइट स्वीपिंग होनी चाहिए वो नाइट स्वीपिंग शहर के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि जयपुर एक बढ़ता हुआ शहर है, लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की, जब दिन के अंदर आप सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो शाम के वक्त यानी रात के वक्त उसकी एक तरीके से नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था की जाए। हमारी अभी कुछ देर पहले एक आरएएस अधिकारी है जयपुर में, वो उपायुक्त पद पर रहे हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में, उनसे बातचीत हुई थी क्योंकि वो उस टीम में शामिल थे जो इंदौर भी जाकर रही थी स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर। हम उनसे बात करें तो उनका कहना यह था कि इंदौर के अंदर जब रात के वक्त आप सड़कों पर निकलेंगे तो रात के वक्त वहां पर आपको मैकेनाइज सिस्टम से जो सफाई है वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो जयपुर में ऐसी नहीं है। जयपुर के अंदर शहर एक तरीके से सोया हुआ नजर आता है
तो अधिकारी और जो नगर निगम है वो भी सोए हुए नजर आते हैं, जबकि जरूरत इस बात की कि रात के समय में यहाँ पर गाड़ियां निकले, मशीनों के जरिए जो सफाई की व्यवस्था है वो प्रॉपर ढंग से हो। एक तरीके से सुबह जब शहर के बाशिंदे अपने घरों से बाहर निकले तो पूरा शहर क्लीन मिलना चाहिए, लेकिन वो भी व्यवस्थाएं नाइट स्वीपिंग की यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं जिन मापदंडों को पूरा किया जाएगा तो ही यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण में हम इंदौर का मुकाबला कर पाएंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल कर पाएंगे। मेयर साहब से बात हुई है आपकी? देखिए, जयपुर में फिलहाल अभी मेयर कोई नहीं है, क्योंकि बोर्ड वर्तमान में है नहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा में, क्योंकि 1 से 2 नगर निगम बना दिए गए थे। तो पूर्व मेयर विष्णु लाटा, माफ कीजिए, पूर्व मेयर विष्णु लाटा जी से 2 पार्ट में बांटा गया। उसमें ग्रेटर नगर निगम के जो, देखिए उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो नगर निगम के वर्तमान में ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त हैं दिनेश यादव, उनसे भी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी। हमने उनका बयान भी, उनकी बाइट भी ली थी, उनका बयान भी सामने आया था। उनका कहना था, उन्होंने संसाधनों का हवाला दे दिया। उन्होंने कह दिया कि वित्तीय स्थिति नगर निगम की खराब है, इंदौर के मुकाबले संसाधन यहाँ पर नहीं है। मैं आ रहा हूं फिर से दीपक। महेश, 91 वार्ड थे, 250 वार्ड कर दिए गए, ठीक है, परिसीमन कर दिया गया, वार्ड बढ़ा दिए गए, लेकिन स्थिति तो जो की तो है, या यूं कहें और बिगड़ रही है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि दीपक बता रहे हैं कि जयपुर हेरिटेज और जयपुर शहर की, जैसे कि आपने कहा कि 2 नगर निगम हो गए हैं और उसके बाद में भी जो स्थितियां हैं वो कमोबेश ऐसी ही बनी हुई है। निगम के अधिकारी 28वें पायदान पर पहुंचने की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि 44वां पायदान पहले था और ये कम हो गया है, तो इस अंतराल को देख करके वे खुशी मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो ये सच्चाई है वो ये साफ बयां करती है। मैं इस वक्त जयपुर में मानसरोवर और प्रतापनगर ऐसे इलाके जो सबसे बड़े क्षेत्र यहाँ के कहे जाते हैं, प्राइम लोकेशन उनकी है, मैं इसी क्षेत्र में यहाँ प्रतापनगर में मौजूद हूं, जहां की ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि कचरे मलबे का जो स्थान है वो ये कमर्शियल और रिहायशी इलाके के भीतर है, यानी कि एक तरफ जो है मुख्य बाजार है। महेश, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। महेश और दीपक, विष्णु लाटा जी पूर्व मेयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। विष्णु लाटा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और अगर आप तस्वीरें देख रहे हो, इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हो, महेश मेरे सहयोगी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब भी स्थिति कमोबेश कुछ वैसी ही है, जगह जगह पर कचरा बिखरा हुआ है। सर, मतलब जिम्मेदारी मेयर आए गए, कई वार्ड, कई बोर्ड बदले, लेकिन स्थिति वही की वही। क्या समाधान है इन चीजों का सर? विष्णु जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है विष्णु लाटा जी तक, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। महेश, आप अपनी बात जारी रखिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए जो दिखा रहे थे आप। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, कचरे की तस्वीरें अक्सर टीवी पर देखने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए हमें आज ये दिखाना पड़ रहा है कि किस तरह से गंदगी और दुर्गंध में जीने का जो लोग है वो यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं। प्रतापनगर का ये इलाका है। ऐसी कई तस्वीरें आपको जब जयपुर शहर में आप निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जगह जगह कचरा फैला नजर आता है। जैसा दीपक बता रहे थे कि सुबह हुपर समय पर नहीं पहुंचते हैं, डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पाता है, और शाम तक भी जो कचरा है वो बिखरा हुआ सड़कों पर आमतौर पर नजर आता है। आवारा पशु उस पर मंडराते दिखाई देते हैं। कुछ स्थानीय निवासी हैं जो यहाँ पर कई बार निगम को शिकायतें देते रहते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कुछ हुआ नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की समस्या है इस इलाके में? सर, पहले आज साल भर पहले तो फिर भी गाड़ी आती थी कचरे की, टाइम पे कचरा उठता था, शिवपुर भी आता था, पर साल भर से तो ये पता ही नहीं निगम है या नहीं है, कर्मचारी आते भी नहीं है। हर जगह आपको मैंने बाजार में भी देखा है, बाजार सेक्टर 8 में बाथरूम, सरकारी बाथरूम बना हुआ, वहाँ भी पूरा यही हाल है, और पूरे प्रतापनगर में कचरे का ढेर बना हुआ। प्रतापनगर, इस इलाके की क्या समस्या है? ये समस्या काफी समय से चल रही है बिल्कुल पहले, और ये समस्या कमोबेश सिर्फ एक जगह नहीं है, तमाम पूरे शहर में। और अब जयपुर की बात नहीं करें, पूरे राजस्थान में लगभग ऐसी ही तस्वीरें सामने नजर आती हैं। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में अब दिखाएंगे आपको मरुधरा में उठी एमपी जैसी मांग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में दूसरे प्रदेश के उम्मीदवारों पर पाबंदियों की तैयारी के बाद अब मरुधरा में भी इसी तरह की मांग उठने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। मरुधरा में उठी एमपी जैसी मांग। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की मांग।
प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा होता है। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। समझदारों को सता रहा भविष्य का भय। अगर आज नौकरी की बात करें, कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब हम आजादी से पहले जहाँ टुकड़े बटे हुए थे। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। सुन लिया? नहीं तो एक बार फिर सुनिए। 20 से 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता सरकारी भर्तियों में, जबकि राजस्थान में जो सामान्य श्रेणी के कोटे में कितने भी बाहरी अभ्यर्थियों को लिया जाता है। गहलोत सरकार से बेरोजगारों की दो टूक मांग है। प्रदेश की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा तय करो। मांग पुरानी है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों को राज्य की नौकरियों में आरक्षण निर्धारित करने का बयान क्या दिया। बोतल में बंद रिजर्वेशन का पुराना चिन्ह एक बार फिर बाहर आ गया। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वहीं के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं को लिया जाएगा, तो राजस्थान में भी यही कोटा लागू किया जाए, राजस्थान के ही बेरोजगारों को लिया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक मिल सके। बेरोजगारों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वालों के मुताबिक 22 राज्यों ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए या तो कोटा तय कर रखा है या फिर प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थी कई राज्यों में आवेदन नहीं कर पाते, जबकि राजस्थान में आज तक बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा तय नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को भर्तियों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की हर भर्ती में करीब 50% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बाजी मार जाते हैं। 2018 में विद्युत विभाग में हुई भर्ती में करीब 70% से ज्यादा सीटों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। राजस्थान के बेरोजगारों के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग, स्टाफ नर्स ग्रेड ए, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना रजिस्टर्ड रहना अनिवार्य। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, क्लोजर कैडर, प्रतियोगिता परीक्षा 2018 स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड, सब इंस्पेक्टर बंगाली बोलना पढ़ना लिखना अनिवार्य है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन LDC 10वीं में पंजाबी भाषा जरूरी। कार्यालय मुख्य अभियंता, उमरिया इंजीनियर, मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा संस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री। एक और जहां राजस्थान के बेरोजगार प्रदेश सरकार से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कई समझदार बेरोजगारों की मांगों को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए देश और समाज को ऐसे अतिवादी विचारों से दूर रहने की सीख दे रहे हैं। समझदारों के मुताबिक ऐसी मांगों से देश का संघीय ढांचा चरमरा सकता है, उसकी एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अगर आज नौकरी की बात करें, कल से व्यापार है, यातायात है, रहन सहन है, खरीद धंधे हैं, सामाजिक रिश्ते, उन सब में भी तनाव आएगा और वो तनाव बाद में देश को फिर वापस उसी तरफ ले जाएगा जब हम आजादी से पहले जहाँ टुकड़े बटे हुए थे। एक तरफ संविधान तो दूसरी तरफ वोट बैंक, इसलिए प्रदेश के मंत्री मसले पर दो टूक राय देने से बच रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये तो डंके की चोट पर कहते हैं कि प्रदेश में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, पर जब बेरोजगारों की हालिया मांग के बारे में पूछा जाता है तो वो ये सवाल सीएम कैबिनेट की ओर उछाल देते हैं। राजस्थान की सोच भी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की जनता की भी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जहाँ तक रोजगार का सवाल है, रोजगार देने के मामले में राजस्थान अभी तक दूसरे राज्यों से बहुत आगे है। तो रोजगार देने में तो हम कोई कमी रख नहीं रहे और आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन यदि कोई भविष्य में ऐसी बात आती है तो वो फिर कैबिनेट स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर विचार किया। एक तरफ संविधान जो हर भारतवासी को कहीं भी बसने और व्यवसाय करने का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ जन भावना इसलिए समस्या समाधान का समय मांगती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस मसले पर क्या निर्णय लेती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट।
कोरोना पर दोहरे मापदंड की दो तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। ये दोनों तस्वीरें ही अलवर की हैं। पहली तस्वीर में भिवाड़ी नगर परिषद के एपीओ किए गए आयुक्त धर्मपाल जाट की विदाई के जोरदार जश्न में थिरक रहे लोग हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करते हुए जन्मदिन का जश्न मनाने के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़े 24 लोग नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर, कार्य सलाहकार समिति की बैठक खत्म। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज तय। कल सदन में कोरोना पर चर्चा होगी। सदन में कल प्रश्नकाल, शून्यकाल नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के चलते कल तक ही सदन चलने की संभावना। कल एक दिन सदन की बैठक होने की संभावना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।